हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वार्क क्लासेस। माई सेल्फ आदित्य कुमार। तो आज हम बेसिक फिजिक्स में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक क्रांतिकारी टॉपिक पढ़ेंगे जिसने बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज दी, और दैट इज़ द न्यूटन्स लॉ। तो हम यहाँ पे न्यूटन्स के लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, आज सिर्फ फर्स्ट लॉ डिस्कशन करेंगे, उसका पूरा डेप्थ में जाके कि किस तरीके से फर्स्ट लॉ इन्वेंट हुआ, क्या क्या लोगों ने इसमें अपना सहयोग दिया, किस तरीके से इसकी जर्नी हुई, और फर्स्ट लॉ क्या है, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, उसको रियल लाइफ में हम किस तरीके से अनुभव करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम इसमें पढ़ेंगे। तो पहले एक आइडिया ले लेते हैं कि जो न्यूटन्स ने फर्स्ट लॉ दिया है वो क्या है, फिर उसको समझेंगे कि किस तरीके से उसकी ओरिजिन हुई, किस तरीके से लोगों ने आगे वो धीरे धीरे लॉ बढ़ाया। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो फर्स्ट लॉ क्या है? इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। ठीक, सब डिटेल में बात करेंगे। नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है, किस तरीके से लगता है, कौन कौन से फैक्टर हैं, पहले एक बार पढ़ लेते हैं। इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, बॉडी एट रेस्ट कंटिन्यूस टू रिमेन एट रेस्ट। तो कोई भी बॉडी अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है जीरो है, वो अगर रेस्ट में है तो वो कंटिन्यू रहेगी, कंटिन्यू टू रिमेन रेस्ट। ठीक है, एंड ए बॉडी इन मोशन, तो वो कंटिन्यूस रहेगी टू मूव विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और मतलब कहने का तात्पर्य है कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, और यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। तो ये न्यूटन्स ने कहा। अब हम देखते हैं कि ये किस तरीके से आगे बढ़ा, कैसे कैसे लोगों ने इसमें योगदान। तो सबसे पहले आता है कि जब अभी तक हमने जो पढ़ लिया, इसमें वेलोसिटी पढ़ लिया, एक्सेलेरेशन पढ़ लिया, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीज़ें पढ़ ली। तो हम एक चीज़ सोचते हैं कि आप लोग विजुलाइज कीजिएगा जरूर, जब मैं क्वेश्चन बोलूँ उसके बाद 5 मिनट वीडियो पॉज करके जरूर विजुलाइज कीजिएगा कि अच्छा वाकई में ऐसा है कि हम जैसे मोशन की बात कर रहे थे कि वो मोशन है, किस तरीके से मोशन हो रही है, कैसे, तो वो मोशन किस तरीके से हो रही है, क्या उसके पीछे सिग्निफिकेंस है, क्या उसके पीछे है कि वो मोशन कर रहा है। या हम एग्जांपल लेते हैं कि एक फुटबॉल है, फुटबॉल वो रेस्ट में है, ठीक, वो मोशन में कब आएगी, जब आप उस पर एक किक मारेंगे तो वो मोशन में आ जाएगी। ठीक, या हम कहें कि एक पत्थर लिया आपने, पत्थर, ठीक है, एक फेंका, पत्थर को फेंक दिया, तो जब तक यहाँ रखा था इस जगह, ठीक, वो रेस्ट में था, आपने उठा के उसे फेंक दिया तो वो मोशन में आ गया। तो इन सब के लिए किस चीज़ की आवश्यकता पड़ रही है, उसको मोशन में लाने के लिए। तो इन सब को मोशन में जरूर सोचिए कि किस चीज़ की आवश्यकता पड़ रही है, वीडियो पॉज करके सोचिए कि किस चीज़ की आवश्यकता पड़ रही है। ठीक है, चलिए अब मैं बताता हूँ कि जब फुटबॉल थी तो मोशन के लिए क्या, एक एक्सटर्नल एजेंसी की, एक फोर्स की आवश्यकता पड़ी जिसने उसको मोशन में लाया। ठीक, पत्थर को उठा के आपने फेंका, उसके लिए भी मोशन की जरूरत पड़ी। पत्थर को उठा के आपने यहाँ से ऊपर फेंका तो उसके लिए भी फोर्स की आवश्यकता पड़ी ना। तो फोर्स उसको किस तरीके से मिला, फोर्स मिला आपके हाथों के द्वारा। ठीक, या फुटबॉल में करें तो किक मारी जब आपने फुटबॉल को, तो कांटेक्ट किसका हुआ, आपके पैर का कांटेक्ट फुटबॉल से हुआ, जिसके कारण उसे एक पर्टिकुलर फोर्स मिला, एक मोशन मिली, जिससे वो मूवमेंट आगे कर पाया। ठीक, तो ये तो हो गया एक ऐसा कि हमें पता चल गया कि जब मोशन करानी है तो हमें एक एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत है, जिसको हमने फोर्स कहा। पुश एंड पुल इज कॉल्ड द फोर्स। डेफिनेशन, जो बेसिक डेफिनेशन है फोर्स की, पुश एंड पुल, किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करने के लिए जो फोर्स की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है वो एक फोर्स है। ठीक, तो हमने फुटबॉल का जो एग्जाम्पल दिया वो तो हो गया कांटेक्ट में आके। क्या कुछ ऐसे फोर्स भी हैं जो विदाउट कांटेक्ट भी काम करते हैं? हाँ बिल्कुल। कैसे कि जैसे कोई चीज़ ऊपर से गिर जाती है, ठीक, सेब ऊपर से गिर जाता है, तो वो क्यों, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। उस पर कोई कांटेक्ट तो है नहीं किसी भी तरह का, है कि नहीं है भाई। यहाँ से ये मैंने ये लिया डस्टर और इसको गिर दिया तो ये ऊपर से आ गया, कोई ऐसा तो नहीं है हवा में तैर रहा। हाँ, अगर ग्रेविटी नहीं होती तो शायद तैर जाता। जैसे आप देखते हैं ना, कभी कभी एस्ट्रोनॉट की वीडियोस देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग रहती हैं। तो उसमें क्या होता है, ग्रेविटी नहीं है तो वो वाटर भी निकालते हैं ना, तो वाटर इस तरीके से निकालते हैं, वो वाटर नीचे नहीं आता, उसके बबल्स बन जाते हैं ऊपर। तो जब हम अर्थ पे बात कर रहे हैं तो अर्थ पे जब ये नीचे की साइड आ रहा है तो इसका कारण है मेन ग्रेविटी। ठीक, अब दूसरी चीज़, ये तो हो गया विदाउट कॉन्टैक्ट वाला। अब मैग्नेट, हमने मैग्नेट ली, ठीक, तो मैग्नेट क्या होगी, अपनी आयरन को अट्रैक्ट करेगी, तो आयरन को अट्रैक्ट करेगी, तो वो भी एक फोर्स है लेकिन विदाउट कांटेक्ट। सो कुछ ही एग्जांपल थे जो विदाउट कांटेक्ट के थे, अब कुछ एग्जांपल थे जो कांटेक्ट के थे। ठीक है, तो अब हमें बेसिक आइडिया निकल गया, किसी मोशन के लिए हमें इस चीज़ की आवश्यकता है। लेकिन क्या लोगों ने इसी पे सर्च करते रहे, तो सबसे पहले अरस्तु ने अपना सिद्धांत दिया कि अरस्तु ने ये कहा कि अगर हम कोई तीर कमान से तीर छोड़ते हैं
तो वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। कब तक? जब तक उसे एक एक्सटर्नल फोर्स आप देते रहेंगे एक्सटर्नल फोर्स। ये उस समय अरस्तु ने कहा। ठीक है, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक कार है आपके पास, ठीक है, एक कार है, तो आपने उसको इस तरीके से मूव कराया पहले, ठीक, आपने जब उसको मूव कराएंगे तो वो एक पर्टिकुलर टाइम पे जाकर रुक जाएगी, जाहिर सी बात है रुक जाएगी, क्यों? फ्रिक्शन फोर्स। अब आपने क्या किया, उस कार को एक धागे से बांध लिया, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, उस कार को आपने एक धागे से बांध दिया और उस धागे से आप उस कार को आगे ले जाते रहे। तो जब तक उस धागे से उस कार को क्या मिला? फोर्स, ठीक, तो जब तक वो फोर्स उसको मिलता रहेगा वो कार मूव करती रहेगी इनफाइनाइट टाइम तक, जब तक उसको फोर्स मिलता रहेगा। वो कौन सा फोर्स? जो उसके फ्रिक्शन फोर्स को कम करेगा, जो उसके फ्रिक्शन फोर्स को खत्म करेगा, उसके बराबर होगा, ठीक। तो अरस्तु ने ये कहा था कि एक एक्सटर्नल फोर्स मिलता है, उसने बात को इस तरीके से नहीं कहा था। तो उस समय अरस्तु की बात लोगों ने नहीं मानी। उसके बाद आए गैलीलियो, और गैलीलियो माइंड ब्लोइंग, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जिसके कारण हमें ये लॉ मिले, जिसको बाद में न्यूटन्स ने अपने उसमें कहा कि उसका सिद्धांत लेके उनकी सहायता से अपने लॉ को प्रतिपादित किया यहाँ। तो गैलीलियो ने क्या कहा? गैलीलियो ने कहा कि ठीक है कि अरस्तु ने ये कही थी कि उसको एक बाह्य फोर्स मिल रहा है, एक एक्सटर्नल फोर्स मिला है, जिसके कारण से वो मूव कर रहा है। तो गैलीलियो ने क्या किया कि गैलीलियो ने एक इस तरह का वो बनाया, उसने कहा कि यहाँ से जब आप एक इंक्लाइन, यहाँ से आप ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक, तो आपका एक्सेलेरेशन बढ़ेगा, जाहिर सी बात है एक्सेलेरेशन बढ़ेगा। लेकिन जब आप यहाँ से ऊपर जाते हैं तो एक्सेलेरेशन बढ़ेगा घटेगा? ऑब्वियसली घटेगा, एक्सेलेरेशन कमी होगी, क्यों? आप ऊपर जा रहे हो, ये इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मूव कर रहा है, तो इस समय जो स्थिति होगी वो यहाँ की तुलना में और यहाँ की तुलना में इसके सेंटर में होगी। मतलब यहाँ जितना ज़्यादा लगा और यहाँ जितना कम लगा, यहाँ से कम लगेगा और यहाँ से कम लगेगा और यहाँ से भी कम लगेगा, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्मली आराम से मूव कर सकता है, ये बात। सेकंड चीज, गैलीलियो ने कहा कि भाई आपने एक इस तरह की शेप ली, ध्यान से देखिएगा, और हमने इसको बहुत रखा है कि लगभग ये फ्रिक्शनलेस है, लगभग, अप्रोक्स, नॉट एग्जैक्टली। तो ये इस तरीके से मूव करेगा और लगभग यहाँ तक ही आएगा, लगभग, इससे थोड़ा सा नीचे हो सकता है। देखिए मैंने ये बताया कि ये थोड़ा सा नीचे है, लेकिन क्यों? क्योंकि ये परफेक्टली फ्रिक्शनलेस नहीं है। अब हमने क्या किया कि हम इसको इस तरीके से कर देते हैं। अब हमने क्या किया, इसमें थोड़ा सा शेप खराब होगी, आर्ट इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, अब यहाँ फिर रखी है और ये फिर फ्रिक्शनलेस है, तो ये यहाँ से डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और ये यहाँ तक जाएगी। ये लगभग फ्रिक्शनलेस है, नॉट एग्जैक्टली। अब हमने क्या किया कि ये इसको हमने फ्रिक्शनलेस रखा, फ्रिक्शन है ही नहीं, हमने ये सोचा। तो जब ये यहाँ से चलेगी तो ये क्या यहाँ रुकेगी? नहीं, ये इनफाइनाइट टाइम तक आगे चलती रहेगी। क्यों? क्योंकि जो सरफेस है वो फ्रिक्शनलेस है। जब फ्रिक्शनलेस है तो कोई फोर्स लग नहीं रहा इसके अपोजिट जो इसको कम कर सके, ठीक है, इसलिए इनफाइनाइट टाइम तक चल जाएगी। बट क्या यूनिवर्स में, जिस यूनिवर्स में हम यहाँ रहते हैं, एक ऐसे आइडियल यूनिवर्स को हम सोच सकते हैं इस यूनिवर्स में कि ऐसे आइडियलाइज चीज़ होती है? नहीं, फ्रिक्शन सब में होता है, सब चीज़ में फ्रिक्शन लगता है। अब वाटर में भी फ्रिक्शन लगता है, उनके दो लेयर के बीच में आप चल रहे हैं तो भी फ्रिक्शन लगता है। तो दैट इज कॉल्ड द इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस टू चेंज। इनर्शिया, INERTIA, इनर्शिया, रेसिस्टेंस टू चेंज, जो बदलाव का विरोध करता है, इनर्शिया। तो यहाँ से गैलीलियो ने इनर्शिया का कॉन्सेप्ट दिया। उसने ये कहा कि ठीक है, कोई चीज़ रेस्ट में है या मोशन में है तो वो रहेगी, लेकिन कब? जब उस पर इसके बराबर एक फोर्स लगेगा, इसके बराबर एक एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ उसने कही और लोगों को समझ में आए कि हाँ ठीक। लेकिन तो उसने इनर्शिया का कंसेप्ट दिया कि एक इनर्शिया है जो रेसिस्ट कर रहा है टू चेंज के लिए, ठीक है, रेसिस्ट कर रहा है टू चेंज के लिए। तो उसने ये सारी चीज़ें इसमें बताई जो उसके लिए चेंज के लिए
कर रहा है, ठीक है। अब ये कब पॉसिबल है, जब अनटिल अनलेस एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो। तो न्यूटन्स ने इसी का उपयोग करके, इनर्शिया का उपयोग करके अपना जो सिद्धांत दिया, अपना जो प्रिंसिपल दिया, जिसको न्यूटन्स जो लॉ दिया उसको कहते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। उसने क्या दिया, इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। नेट एक्सटर्नल फोर्स मतलब कि आप जब, जैसे हमने कहा कि गाड़ी मूव कर रही है, एक धागा लगा दिया आपने, धागे से बांध दिया और गाड़ी आगे मूव कर रही है, तो वो कब तक उसको फोर्स मिल रहा है, उसके फ्रिक्शन के बराबर। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो गया है, उसके बराबर उसे फोर्स मिल रहा है, तो वो मूव करती रहेगी अनटिल अनलेस, ठीक है, अनटिल अनलेस, जब तक उसको वो फोर्स मिलता रहेगा वो उसको बराबर करता रहेगा। तो इसी का मतलब है नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, ठीक है। तो बॉडी एट रेस्ट, अगर वो रेस्ट में होगी तो वो रेस्ट में रहेगी, और मोशन में होगी तो मोशन होगी, ये न्यूटन्स ने कहा। अच्छा, अब इस चीज़ को समझते हैं, और देखिए ये फर्स्ट लॉ है, कोई इसमें अलग से डेरिवेशन या किसी की आवश्यकता नहीं है, दैट इज़ द फर्स्ट लॉ। लेकिन इसको फिजिकली समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? ये है तो बहुत छोटा सा लॉ, लेकिन ये बड़े बड़े सवाल हिला देता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कॉन्सेप्चुअली हमें ध्यान रखनी है। तो न्यूटन्स ने कहा कि ठीक है, हमने यहाँ पे ये अप्लाई कर दिया, ये सारी चीज़ें उसने कहा। अब इसको समझते हैं कि इनर्शिया है क्या और हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, और क्या इस यूनिवर्स में हम इस तरह के कॉन्सेप्ट की या इस लॉ की विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो कैसे हम उसको बताते हैं चीज़ों को। तो सपोज कीजिए कि हम ये समझते हैं कि ये बुक है, एक बुक ले लेते हैं कोई सी भी, ठीक, ये इसको ही समझ लीजिए कि आपने ये लिया, ठीक, और ये है यहाँ पे, ये रेस्ट में है। रेस्ट में क्यों है? हमने कहा कि भाई ये है, ये रेस्ट में है, ये टेबल पर रखी है एक बुक, ये रेस्ट में है। एक तो इस पर ये फोर्स लग रहा ग्रेविटी के कारण नीचे, और एक ये फोर्स लगा रही है आर, जो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो नेट फोर्स क्या हो गया? जीरो। जितना ऊपर से फोर्स लग रहा है उतना ही नीचे से फोर्स लग रहा है, तो जीरो है, तो इसलिए रेस्ट में है। अनटिल अनलेस, जब तक इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा ये रेस्ट में रहेगी। तो हमने इसमें कहा कि जब W = R है तब ये रेस्ट में है, ठीक है। बट ये कहना सही नहीं है, ये सेंटेंस सही नहीं है। अब देखिए इसको किस तरीके से कहते हैं। ये बुक रेस्ट में है, हमने कहा ये बुक रेस्ट में है। क्यों रेस्ट में है? कि जब ये दोनों इसके बराबर हो जाएंगे। ये दोनों बराबर होने से ये रेस्ट में नहीं है, ठीक। इसके रेस्ट में होने का कारण क्या है? ये दो एक्सटर्नल फोर्स बराबर हैं। सो दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट, दैट इज द इनर्शिया, ठीक। अच्छा, अब एक चीज और दूसरी चीज से हम समझने की कोशिश करते हैं इनर्शिया कि क्या है इनर्शिया। हाँ, ये जो फर्स्ट लॉ है दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। ये लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहलाता है, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि लॉ ऑफ इनर्शिया कौन सा है, फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है, थर्ड लॉ है, ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इनर्शिया हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्शन हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। तो ये आपने बहुत भली भांति महसूस भी किया होगा कि कई बार क्या होता है कि हम बस में या कह लीजिए मेट्रो में हैं, आप मेट्रो में खड़े हैं, ठीक है। तो जब मेट्रो में आप खड़े हैं और मेट्रो स्टेशन पे राजीव चौक पे मेट्रो रुक गई, अब आप एकदम से अंदर चढ़े और जाके वहाँ खड़े हो गए, सीट आपको मिली नहीं, तो आप खड़े हो गए। अब क्या हुआ कि इस डायरेक्शन में आप खड़े थे ऐसे, और मेट्रो झटके से चली, तो जब झटके से चली तो आप पे एक फोर्स लगता है पीछे की ओर, इस तरीके से पीछे की ओर। अगर आपने कुछ पकड़ नहीं रखा या मजबूती से नहीं खड़े तो कई बार गिरने की संभावना भी हो जाती है, इतनी तेजी से फोर्स लगता है अगर वो झटके से हुआ, ठीक। तो इसका क्या कारण था? ठीक, कारण क्या था इसका कि जो सरफेस है मेट्रो की, जिस फर्श पे हम खड़े हैं, और जो पैर हैं हमारे, उनके बीच में तो फ्रिक्शन फोर्स था, ठीक। उस फ्रिक्शन फोर्स के कारण हमारे पैर तो आगे चले गए, लेकिन हमारी बॉडी आगे नहीं गई। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी रिजिड नहीं है इतनी, ठीक। रिजिड होती, सपोज कीजिए कि अगर जैसे खंबा होता है वो सीधा ही चला जाता है उसके साथ, लेकिन हमारी बॉडी इतनी रिजिड थोड़ी है, आराम से आप घूम सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो मूवमेंट कर सकती है। तो क्या हुआ, वो तो आगे चले गए, ठीक, पैर तो आगे चले गए, लेकिन शरीर थोड़ी देर बाद मोशन में आया। तो जब झटका लगता है आप संभलते हैं, फिर आप इसी तरीके से मूव करने लगते हैं। अगर वो फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता या वो इनर्शिया नहीं होता, ठीक, तो क्या होता
कि आपके फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या हुआ, मेट्रो आगे चली गई है, आप बस ऐसे के ऐसे खड़े रह जाते और लास्ट डिब्बे से जाके टकरा जाते आप। दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द इनर्शिया। दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं कि कई बार क्या होता है कि जैसे भाई मेट्रो चल रही है, चली और आराम से रुकने की कोशिश कर रही है और फिर वो सडनली ब्रेक मार देता है मेट्रो वाला। सडनली जब उसने जैसे ही ब्रेक मारा तो आप क्या हुआ, आपके पैर तो वहीं रहे लेकिन आप आगे की ओर गिर जाते हैं। ऐसे लगता है ना धक्का आगे की ओर, कई बार इस तरीके से धक्का लग जाता है। तो वहाँ भी यही सेम प्रोसेस है कि आपके जो पैर थे वो तो मोशन में थे, ठीक है, और वो फ्रिक्शन के कारण रुक गए, ठीक है, और आप आगे की ओर चले गए। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता कि मेट्रो जरूर रुक जाती और आप आगे की ओर चलते रहते, ठीक है। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द इनर्शिया और फ्रिक्शन इन आवर डेली लाइफ, ठीक। और ये न्यूटन्स लॉ क्या है, जब हमने कहा एक्सटर्नल फोर्स जब जीरो हो जाता है, ठीक, नेट एक्सटर्नल फोर्स, तो मुझे लगता है कि आप लोग नेट एक्सटर्नल फोर्स के बारे में अच्छे से जान गए होंगे कि नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या रहता है। फ्रिक्शन, देखिए एक इस तरीके से भी हम इसको समझ सकते हैं कि जब फ्रिक्शन कम होगा तो फोर्स अपने आप कम लगता है या वो यूनिफॉर्म मोशन करता है। कि कभी कभी आपने देखा है कि जैसे सपोज कीजिए आपके जो शूज़ आते हैं वो ग्रिप वाले होते हैं, उनमें ग्रिप होती है, और जब कई बार वो ग्रिप खत्म हो जाती है तो आप फिसल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके बीच का फ्रिक्शन कम हो गया है। फ्रिक्शन कम होने से क्या हो गया कि आपका जो फ्रिक्शन कम हो गया तो कॉन्टैक्ट इतना नहीं हो, फिसल जाते हैं। कभी लाइव एग्जाम्पल करके देखिएगा कि फर्श पे आप एक भागिए और एकदम से स्लाइड कीजिए, तो स्लाइड करके आप एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक जाओगे। आप क्या करो, सर्फ पे वो फर्श पे फ्लोर जो है आपका, उस पे सर्फ वाला पानी घेर दो, सर्फ वाला पानी घेर दो और अब उस पर स्लाइड करो, तो देखो कितने आगे तक जाओगे। क्यों? क्योंकि वो इनर्शिया कम हो गया है। तो लेकिन वो अभी भी इतना कम नहीं हुआ कि वो यूनिफॉर्म नहीं, इनफाइनाइट टाइम तक नहीं जाएगा। इनफाइनाइट टाइम तक कब जाएगा? जब उसको पर्टिकुलर एक फोर्स मिलता रहेगा। सपोज कीजिए मैंने इसको फेंका तो ये कुछ टाइम बाद जाकर रुक जाएगा। अगर हमें इसे कॉन्टिन्यूस मोशन करानी है तो हमें जो ये फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन के कारण जो इस पर फोर्स लग रहा है उसको और इसको बराबर करना पड़ेगा, यानी कि हमें नेट एक्सटर्नल फोर्स को ज़ीरो करना पड़ेगा, तब वो अच्छे से मूव कर सकता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से क्लियर हुआ होगा और आप इसमें अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है, कि किस तरीके से हम फोर्स को जानते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ क्या है, कैसे क्या उसकी इम्पोर्टेंस है और किस तरीके से लोगों ने उसको एक्सप्लेन किया है, ठीक है, क्लियर है। बाकी अगर आपको अभी भी लगता है कि अगर ये आपको क्लियर नहीं है तो आप बता दीजिएगा, ठीक है, आप बता दीजिएगा, तो मैं इसको और अच्छे से समझाने की कोशिश, या दूसरा इस पे दूसरी वीडियो भी मैं बनाऊंगा जो सेकंड लॉ पे होगी। तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। बाकी अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, मैं उसको बहुत अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।